अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, गज़ा तबाह हो रहा है, इज़राइल उसको तबाह कर रहा है, लेकिन ऐसे में हमारी तवज्जो एक और कंट्री है पाकिस्तान, वो भी तबाह हो रहा है और बड़ी तेज़ी से इसका जहाज़ डूब रहा है। मैं पाकिस्तान के हवाले से आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा। उससे पहले एक खबर आई है, वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने अभी स्पीच की है इज़राइल के हवाले से, और उसमें उन्होंने क्लियर अल्फाज में कह दिया है कि जिस तरह हर सिविलाइज्ड नेशन को ज़िंदा रहने का हक़ है, ऐसे इज़राइल को ज़िंदा रहने का हक़ है, और इज़राइल के साथ हम बिल्कुल मौजूद हैं। इज़राइल को जो कुछ भी हमसे चाहिए हम देने को तैयार हैं, अनकंडीशनल। ऑलरेडी अमेरिका का जो यूएसएस जिराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इज़राइल के पानियों में पहुंच चुका है, और ये जो यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, जितने भी, वो एक चलते फिरते शहर हैं। इसमें हज़ारों लोग होते हैं। इसमें पूरे एक शहर को पानी सप्लाई करने की कैपेसिटी होती है। उसका अब एक अजीब ही रंग है। मैंने तो एक बहुत पुराना सा सैन डिएगो में अभी देखा था, जो म्यूज़ियम बनाया है इन्होंने, एयरक्राफ्ट कैरियर जो पुराना था। तो वो एक पूरा आबादी है, पूरा इसके अंदर पूरे सिस्टम है, पूरा खाना पीना ये वो होता है। इसके अलावा हथियारों के अंबार होते हैं, और फिर वो अकेला नहीं होता, उसके साथ कई और शिप होते हैं जो इसके साथ पूरी एक फ्लीट होती है। तो वो पहुंच चुका है, और अभी अमेरिका ने बिल्कुल क्लियरली, और इज़राइल ने भी अमेरिका को लिस्ट दे दी है कि वो जो आयरन डोम है ना, उसके जो मिसाइल हैं जो इंटरसेप्ट करते हैं वो रॉकेटों को और मिसाइलों को, वो हमें बहुत बड़ी तादाद में चाहिए। तो वो अब अमेरिका सप्लाई कर रहा है, और इसके अलावा अमेरिका बहुत कुछ अभी इज़राइल को देगा। हालांकि इज़राइल के पास ऑलरेडी इतना कुछ होता है कि वो इन लोगों से लड़ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि 67 और 73 की वार में तो बाकी अरब देश भी आए थे सपोर्ट करने, और फ़लस्तीन की जंग मिस्र और सीरिया और जॉर्डन और इराक वगैरह मिलके लड़ते थे, और इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन वगैरह पैसा बहुत देते थे। इस बार मामला दूसरा है। इस बार कोई अरब देश सिवाय ज़बानी जमा खर्च के और कुछ नहीं कर रहा, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि अब वक्त बदल गया है और अब लीडरशिप बदल गई है। वो जो लीडरशिप 67 और 73 में अरब देशों की थी ना, वो सब पुराने ज़माने के बूढ़े बूढ़े से थे, जो इकोनॉमिक वारफेयर को नहीं जानते थे, जियो पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं जानते थे। वो सिर्फ इस्लामिक नज़र से हर चीज़ देखते थे। आज एक नई लीडरशिप चल रही है सऊदी अरब में, इमारात में। ये सब वेस्टर्न एजुकेटेड हैं और आज की जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिकल सिचुएशंस को समझते हैं। इसलिए वो इस जंग में डायरेक्टली भी नहीं कूदेंगे, और ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे थोड़ा बहुत कुछ देने की कोशिश भी करेंगे ना, तो वो रास्ते भी बिन्यामिन नेतन्याहू ने बंद कर दिए हैं। कि यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ एजेंसीज ने कहा कि हम गज़ा में इजिप्ट के बॉर्डर से कुछ चीज़ें भेजना चाहते हैं, तो नेतन्याहू की टीम ने फ़ौरन वार्न किया कि हम उस बॉर्डर के हिस्से पे बमबारी करने वाले हैं, सब हट जाओ। और फिर वो बॉर्डर के हिस्से पे बमबारी की और सारे रास्ते तबाह कर दिए। तो वो अब आप भूल जाएं कि इस वक्त कोई ह्यूमैनिटेरियन एड भी जाएगी। ये जंग है। नेतन्याहू कह रहा है कि ये जंग है, और वाकई ये जंग है। जिस हिसाब से हमास ने अटैक किया था, दैट वाज एन इन्वेजन। तो फिर आप नेगोशिएशंस की अब बात करने वाली बात रह नहीं जाती। अगर आप वो इन्वेडर्स भेजने के बजाय शराफत से नेगोशिएशंस करते, सिविलाइज लोगों की तरह आते, और कुछ दो और कुछ लो की बात है। ताकत आपके पास है नहीं, पावर आपके पास है नहीं, औकात आपकी है नहीं, लेकिन आप सब कुछ लेना चाह रहे हो, देना नहीं चाह रहे हो, तो फिर नेगोशिएशंस नहीं होते। नेगोशिएशंस का तरीका होता है जैसे यासिर अरफात ने किया कि हम एक्सेप्ट करते हैं इज़राइल को लेजिटिमेट कंट्री, आप हमारे हिस्से हमें दे दें, जो 48 में या 67 में ये जो भी थे। तो वो फिर बात हो सकती थी, लेकिन इस तरह से तो नहीं हो सकती थी। अजीज दोस्तों,
एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि मुझे कई दोस्त सवाल करते हैं कि ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं इनके बारे में क्या ख्याल है। कई नाम लेके बताते हैं कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अब मैं उसके बारे में पहले मेरे राय आप सब लोग जानते हैं। मैं सिंपल सा उदाहरण रखता हूँ कि ये इमरान रियाज खान है, 4.5 महीने इसको ISI उठा के ले गई थी एक तहखाने में बंद करके। उसके साथ जो हुआ है ना, जाहिर है बता तो नहीं सकता ना, वो सेक्सुअल टॉर्चर हुए हैं इसके ऊपर। इससे जो भी मिल के अब आ रहा है ना, अब ये वापस आए ना, जब से ये जो भी मिल के आ रहा है ना, वो कह रहा है वो अब इसका दिमाग ठीक नहीं है, अब वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा है। हामिद मीर ने एक बार जब आर्मी के बारे में और पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें सच्ची कर दी, गोलियां मारी गई थी उसको। कई जर्नलिस्ट गिरफ्तार होते रहते हैं। तो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ऐसे छूट कैसे मिली हुई है? मजे से खुला ढुल्ला घूम भी रहे हैं, कोई सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं है, बाहर जाके भी प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं है। एक मामूली एक लड़के ने, याद होगा आज से कुछ साल पहले, विराट कोहली के हवाले से कुछ लगाया था और कुछ किया था, तो उसको बच्चे को गिरफ्तार करके ले गए थे। स्टेट को छोड़े, पाकिस्तानी अवाम भी तो नहीं छोड़ती है ऐसे लोगों को, तो इनको कैसे छूट मिली हुई है? मज़े से रह रहे हैं विद इन पाकिस्तान, और इस तरह की यूट्यूब्स लाखों व्यूज़ रोज़ के जब मिल रहे हैं, तो पाकिस्तानी रुपए में अगर आप 15-20 लाख रुपया कमा रहे हैं ना, जहाँ आम आदमी को या इन जो यूट्यूबर्स हैं इनकी अपनी हैसियत 50,000 रुपया कमाने की नहीं है, इनको कोई 50,000 रुपये की नौकरी ना दे, क्वालिफिकेशन इनकी कोई जर्नलिज्म की हैसियत नहीं है। वो अगर 15-20 लाख कमा रहे हैं और उसमें से आधा किसी आर्मी के ऑफिसर को दे रहे हैं, तो देशभक्ति आर्मी के लोगों में नहीं है। कोई अगर ये समझता है कि ये देशभक्त हैं, वरना स्मगलिंग क्यों हो रही होती? जो स्मगलिंग हो रही है पेट्रोल, डीजल और डॉलर की, यूरिया, खाद, शुगर, इसका नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी को डायरेक्ट हो रहा है, फायदा आर्मी जनरल्स को हो रहा है। तो अगर ये देशभक्त होते तो ये करते स्मगलिंग। इनकी छितर छाया में अरबों रुपए की रोज की स्मगलिंग हो रही है, जिसका डायरेक्ट नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की ट्रेडिंग को, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लीगल पेट्रोल आएगा, लीगल डीजल आएगा, लीगल ये चीज़ें आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, सरकार का लीगल प्रॉफिट बढ़ेगा, सब कुछ होगा ना। लेकिन ये डायरेक्ट आर्मी को, पॉलिटिशियंस को, जजेस को, ब्यूरोक्रेट्स को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान देश को नहीं हो रहा। तो इसी तरह ये यूट्यूबर्स भी किसी न किसी स्टेट ऑपरेटर्स के छितर छाया में काम करते हैं। तो इसको आप पूछते हैं इतने सारे लोग, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये आपके व्यूज़ पे, इंडियन व्यूज़ पे चलते हैं। वरना आज से 4 साल पहले मुझे बता दें कोई एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जो इस तरह की बातें करता था। आज से 4 साल पहले, जब से ये यूट्यूब का तूफान शुरू हुआ है 4-5 साल से, कोविड के ज़माने में ये ज़्यादा हुआ ना, इससे पहले क्यों कोई नहीं कर रहा था? अचानक इंडिया से यूट्यूबर्स को मोहब्बत कैसे जाग उठी? तो ये डॉलर्स की मोहब्बत है, क्योंकि अमेरिका की गूगल कंपनी डॉलर्स में पे करती है आपको। तो ये सब ऑफिसर्स हैं जो मिलिट्री के, उनकी छितर छाया में हो रहा है, जैसे स्मगलिंग हो रही है, जैसे दूसरे काम हो रहे हैं, क्योंकि ये अपनी सर्विस का सोचते हैं कि हमारी सर्विस के पीरियड में हम जितना कमा सकते हैं कमा के निकलेंगे भाई। तो ये जो आजकल जो यूट्यूबर्स का तूफान पाकिस्तानियों का जो चल रहा है ना, ये सब इंडियन व्यूज़ के लिए हैं। पहले बोल चुका हूँ, वापस बता दूँ कि मेरा तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और 93 में पहली बार यूनाइटेड नेशन किया था, 94 में पहली बार यूएन में स्पीच की थी, और यही लैंग्वेज होती थी।
यही मेरा मकसद था कि टेररिस्तान है पाकिस्तान, पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स को वार क्राइम्स के लिए इंटरनेशनल वार ट्रिब्यूनल में खड़ा होना चाहिए। मैं तो 90s से ये कर रहा हूँ, आज कोई यूट्यूब के व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, और मेरे तो अभी बड़े लंबे चौड़े प्लान हैं। यूट्यूब से वो मसले मेरे हल भी नहीं होने, तो मैं तो कोशिश में हूँ, कुछ चीज़ें हैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अजीज़ दोस्तों ये था। एनीवे अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। पाकिस्तान का कर्जा है ना जो, वो हद से ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का एक्सटर्नल और इंटरनल कर्जा 64 ट्रिलियन रुपए का हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि हर पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए के कर्जे में डूबा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, इसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट ने खाली अगस्त के महीने में 2.2 ट्रिलियन रुपए के कर्जे लिए हैं, और इस तरह लोकल लोन्स जो पाकिस्तान ने ली हैं अपने ही बैंकों से विद इन पाकिस्तान, वो 39 ट्रिलियन हो गए हैं। और एक्सटर्नल लोन जो हैं वो 24 ट्रिलियन हो चुकी है। और पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू है ना, उससे ज़्यादा हर महीने इंटरेस्ट और कर्जा देना पड़ता है वापस। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के पास जो कुछ है ना, वो पाकिस्तान बेचना भी चाह रहा है, लेकिन दुनिया में कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा। पाकिस्तान के जो सरकारी कॉरपोरेट हैं, जैसे PIA है, स्टील मिल है, ये सब पाकिस्तान अब बेचने पे लगा हुआ है। और कितने अरसे से, कितने महीनों सालों से हम सुन रहे हैं, लेकिन कोई इंटरेस्ट एज सच ले नहीं रहा, क्योंकि ये टोटली करप्टेड कॉरपोरेट्स हैं। अब एक मिसाल है PIA है। PIA के अंदर मतलब यूँ समझ लें कि अगर 1000 एम्प्लॉय है ना, तो 800 सरप्लस हैं। 200 की ज़रूरत है ना, वहाँ पे 1000 एम्प्लॉय लगाए हुए हैं। तो और वो ऑलरेडी धमकियाँ दे रहे हैं कि हम तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे अगर प्राइवेटाइज किया। अब कौन खरीदेगा? एक इन्वेस्टर जो होता है वो बिजनेसमैन होता है। वो इसलिए कोई चीज़ खरीदता है कि मैं उससे प्रॉफिट कमाऊँ, उसको पीसफुली चलाऊँ। ऐसे प्रॉब्लम केसेस को कौन लेगा? यही चीज़ स्टील मिल में है कि स्टील मिल में भी करप्शन बहुत है, सरप्लस स्टाफ बहुत है, उसके सारे हिसाब किताब इतने करप्ट हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि कोई फॉरेन सऊदी या इमाराती या चाइनीस उसको खरीदेगा तो उसके सारे स्टाफ को हटाएगा, तो वो स्टाफ ने तो बाजा बजा देना स्टील मिल का, तो कौन खरीदेगा? तो अब हमारे ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं कक्कड़ साहब, वो कह रहे हैं ट्रायल जल्दी से ये स्पीडी करो, जितनी जल्दी हो सके सब चीज़ें बेच डालो। क्यों जल्दी है? इसलिए नहीं है कि हमदर्दी है कि जल्दी पैसा आ जाएगा तो हम कर्जा अदा कर देंगे, इसलिए कि इसको किकबैक इसमें से मिलेगी ना। जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसको इसमें सबसे बड़ी किकबैक मिलेगी ना। तो वो चक्कर में कि जितनी जल्दी हो, मेरे तो अब 2-3 महीने रह गए, तो मैं जितना जल्दी हो बेच के सब चीज़ों में अपना हिस्सा बटोर लूँ। तो आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है ना जब, तो इस देश का क्या होगा? अवाम की हालत यह है कि फ़लस्तीन के लिए निकल रहे हैं, अपने हक के लिए नहीं खड़े हो रहे। गैस अथॉरिटीज़ ने, पावर अथॉरिटीज़ ने अनाउंस कर दिया है कि सर्दियों में, अब सर्दियां शुरू हो रही हैं ना, सर्दियों में सिर्फ 8 घंटे गैस आएगी। जैसे कोई नौकरी पे 8 घंटे के लिए जाता है ना, ऐसे 8 घंटे गैस आएगी। 24 घंटे में 8 घंटे गैस आएगी। गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, लोड शेडिंग होती है 12-16 घंटे की, जब लोगों के AC चलाने होते हैं, जब लोगों को फ्रिज चलाने होते हैं। और सर्दियों में जब गैस चाहिए होती है हीटर चलाने के लिए, गर्म पानी के लिए, तो गैस नहीं आएगी। खाना कैसे बनेगा भाई? सुबह 7 या 8 बजे नाश्ते के टाइम होता है, दोपहर को 1 से 2 खाने का, लंच का टाइम होता है, रात को 7-8 बजे डिनर का टाइम होता है।
ये 13-14 घंटे की साइकिल है, आप उसमें 8 घंटे गैस दोगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन अपनी पाकिस्तान की जो बेगैरत अवाम है ना, वो अपने हक के लिए खड़ी नहीं होती, वो इमरान खान के पीछे भाग रही है। इमरान खान आलम इस्लाम उम्मा का चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा था, अपने देश को संभाला नहीं जाता, उम्मा की बातें करते हैं। इनके पेट में दर्द होता है फलस्तीनी मुसलमानों के लिए, उगर मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा। ओपन जेल कहते हैं गजा को, कि ओपन जेल है। उगर का क्या हो रहा है भाई, वो तो बंद जेल में बंद है, 2 मिलियन। गजा की आबादी भी 1-2 मिलियन ही है, वो 2 मिलियन कई सालों से बंद है। तो कोई मुसलमान देश, चले भाड़ में गए मुसलमान देश, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं जो उम्मा के चैंपियन है। तो ये हिपोक्रेट कौम है, अपने हक के लिए जो खड़ी नहीं हो सकती, उससे आप और क्या तवक्को कर सकते हैं। कुछ पॉलिटिक्स की तरफ बता दें कि नवाज शरीफ अब सऊदी अरब के लिए निकल रहे हैं और 21 अक्टूबर को शायद पाकिस्तान आने का ऐलान किया है। अब और शो ये किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों का हमदर्द है, पाकिस्तान की हमदर्दी में आ रहा है। और अभी भी अंदर खाने इसको यही मशवरा दिया जा रहा है कि नहीं आओ। और शहबाज शरीफ ने और दूसरों ने यह भी कहा है कि नवाज शरीफ के डॉक्टरों ने तो कहा है कि इसकी तबीयत अभी ठीक नहीं, इसकी तबीयत सिर्फ इतनी ठीक है कि ये सऊदी अरब दुबई तक आ सकता है, पाकिस्तान नहीं आ सकता। फर्स्ट क्लास में बैठ के आपने लेट के आना है, प्लेन से निकलते ही आप लग्जरी गाड़ियों में अपने महल में जाएंगे। रोज लंदन में घूम रहा होता है, इसके चेहरे से कोई बता दे कि बीमार आदमी है, लेकिन ये पॉलिटिक्स है। इसको डर है, डरता बहुत है ये डर है कि कहीं वहां आऊंगा, मुझे किसी केस में फंसा के जेल में डाल दिया तो मैं ये अय्याशी की जिंदगी से निकल जाऊंगा। तो अजीज दोस्तों, आ रहा है अपने फायदे के लिए आ रहा है, बाकी तो इसका कोई मकसद है नहीं। अजीज दोस्तों, एक छोटी सी खबर यह भी आई है, वो जैनब जो है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, उसको इंडिया से भागना पड़ा है। पहले तो यह किया गया कि इंडिया ने डिपोर्ट कर दिया, तो आईसीसी ने इंडिया से पूछा तो इंडिया ने बता दी सारी सिचुएशन। तो आईसीसी ने कहा कि नहीं, वो अपने पर्सनल रीजन से भाग गई है। तो वो भागी है, पर्सनल रीजन कुछ नहीं, अचानक पर्सनल रीजन कौन सा आया, ये डर से भागी है, इसलिए कि इसकी ट्वीट्स मौजूद हैं। ये जो ट्वीट, फेसबुक, ये इंटरनेट पे आप कोई चीज़ डाल दो ना, अब आप इसको मिटा नहीं सकते, ये कहीं ना कहीं कोने खचके से वापस आ जाती है आपके सामने। तो इसने हिंदुओं के खिलाफ जो ट्वीट्स की थी ना, वो सरफेस की हैं। उस पर किसी वकील ने केस कर दिया, जब केस किया तो खबरें बाहर निकली, तो अब इसकी ज़िंदगी को खतरा कि इसने तो ये नहीं है कि सिक्योरिटी में मैच के लिए खेलने जाएगी और वहाँ से निकल के वापस होटल में और पूरी सिक्योरिटी होगी। अब एक जर्नलिस्ट को कोई सिक्योरिटी थोड़ी देगा, इनको तो पब्लिक में खड़ा होना होता है, सब कुछ करना होता है। तो ये डर के भागी है। उस पर काफ़ी पाकिस्तान में शोर उठा रहे हैं। तो उसमें हमारे कराची के एक दोस्त हैं, मिलिट्री एनालिस्ट हैं, खुल के बोलते हैं, शायद आजकल तो भागे हुए हैं, दुबई चले गए शायद, अली चिश्ती। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा है कि ज़ैनब वापस आ गई और अच्छा ही हुआ कि इसको वहाँ से आ जाना चाहिए था, क्योंकि जब उसने इतनी गंदी हरकत की कि एक धर्म के मानने वालों के खिलाफ आप इतनी गंदी ट्वीट्स करेंगी, तो आपको फिर उधर जाने का कोई हक नहीं है। ये तो शुक्र करो कि तुम वहाँ से ज़िंदा वापस आ गई। अगर यही हरकत कोई हिंदू मुसलमानों के बारे में करता और वो पाकिस्तान आता, तो या तो उसकी लाश जला दी जाती या इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए होते, वो जिंदा वापस नहीं जा सकता था। तो तुम शुक्र करो कि एक शरीफ देश में गई थी, शरीफों के बीच गई थी, तो उन्होंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। अजीज दोस्तों, आखिरी खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे पास ये वीडियो भी मौजूद है, लेकिन मैं ये वीडियो लगा नहीं रहा, यूट्यूब शायद अलाउ ना करे। एक खालिस्तानी टेररिस्ट है ना, गुरपतवंत पन्नून, उसने अब ये
एक नई वीडियो में धमकी दी है कि जिस तरह हमास ने इजराइल के अंदर घुस के हमला किया है टेररिज्म का, वैसा ही अब हम खालिस्तानी भी करेंगे। अच्छा, मुझे कोई बता देगे, हमास के लोग तो गजा से आए थे इजराइल, ये खालिस्तानी कहाँ से आएंगे? राजस्थान से आएंगे, गुजरात से आएंगे, महाराष्ट्र से, कहाँ से? पंजाब से। तुम्हारे बाप की हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान के बाप की हिम्मत नहीं है। गजा का हाल देख लो, ये हाल होगा पाकिस्तान का। एटम बम वगैरह जो पाकिस्तान के ना, सब बढ़ जाएंगे कहीं ना कहीं। सवाल यहां पे यह है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमास जो कर रहा था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। क्यों? अमेरिका का कानून भी मजाक है कि अमेरिका की डीप स्टेट अपनी मर्जी से सब चीजें चला रही है, कि गुरपतवंत पनुन डायरेक्ट टेररिस्ट एक्ट को कंडोल भी कर रहा है हमास को कि हाँ उन्होंने ये किया था, अच्छा था जब भी हम करेंगे, ये कह रहा है ना। अगर वो बुरा था, टेररिज्म थी, अगर वो उसको टेररिज्म मानता तो वही चीज करने का खुद नहीं कहता ना, तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है कि वो अच्छा था। और एक आजाद सोवरेन स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर घुस के ये टेररिस्ट एक्ट करने की धमकी दे रहा है। दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस इज ए क्राइम, दिस इज टेररिज्म। आप टेररिस्ट अटैक करने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका का कानून कहां है? मैं उन हिंदुओं से कहता हूं जो अमेरिका में बड़े बड़े लॉयर हैं, क्यों कोर्ट को हिलाते नहीं है इस मामले पे? ये तो कानूनन बनता है। तो प्लीज इसको कोई उठाएं केस को, और लीगली इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।